चलिए दोस्तों, अब शीत युद्ध काल में जो सैन्य गठबंधन बने थे उसको देख लेते हैं। जो सैन्य गठबंधन थे उन बेसिकली उनकी विशेषताएं क्या थी? तो ये शक्ति की अभिवृद्धि यानी एग्रीगेशन ऑफ पावर पर बेस्ड थे। शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने और उसकी वृद्धि करने पर ये बेस्ड थे। क्राइसिस कंट्रोल यानी संकट को नियंत्रण करने पर ये इनका फोकस था। और क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसका निर्माण करना चाह रहे थे। साथ ही साथ विरोधियों की शक्ति को कमजोर करना इनका उद्देश्य था। टू वीकन द पावर ऑफ अपोनेंट्स, ये भी इनका एक उद्देश्य था। सबसे पहले रियो संधि होती है। ये अगस्त 1947 में यूएसए के नेतृत्व में ओएएस के देशों के मध्य रक्षात्मक संधि है। ओएएस बेसिकली 1948 में बना था। ऑर्गेनाइजेशन फॉर अमेरिकन स्टेट, ओएएस का पूरा फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। इसमें उत्तरी अमेरिका प्लस दक्षिण अमेरिका के देश शामिल है। तो जो रियो संधि है का वर्तमान रूप ओएएस है, वो एएस है। ये बेसिकली अमेरिकी राज्यों का संगठन है। इसमें अब 35 देश हैं और ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देशों से बना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में बनता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यह इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है ये। इसके टोटल मेंबर कितने हैं? अब 31। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, राजधानी बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है इसका मुख्यालय। और इसे कभी कभी ब्रुसेल्स संधि भी कहा जाता है। वर्तमान महासचिव कौन है? जीन्स स्टोलनबर्ग, ये नॉर्वे के हैं। जीन स्टोलनबर्ग ये नॉर्वे के हैं। इसका निर्माण 4 अप्रैल, डेट भी याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1949 को हुआ। प्रथम महासचिव इसके लॉर्ड इसमें थे, यूके के थे बेसिकली। तो बेसिकली सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी किए जाने की घटना ने पश्चिम की सैन्य कमजोरी को प्रकट किया, जिससे वो निश्चित तौर पर सैन्य तैयारी करने को प्रेरित हुए। परिणाम स्वरूप वर्ष 1948 में मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप के देशों ने युद्ध के मामले में सैन्य सहयोग का वादा करते हुए ब्रुसेल्स रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। बाद में ब्रुसेल्स रक्षा संधि में अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली और नॉर्वे भी शामिल हो गए। 2 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन किया गया। फॉर्मली ये 4 अप्रैल 1949 को इसका निर्माण किया गया। नाटो देश इनमें से किसी एक देश पर अगर हमला होता है तो सभी देशों पर हमला के रूप में देखते हैं और अपने सैन्य बलों पर एक संयुक्त कमान के तहत रखने का सक्षम हुए। तो अपने सैन्य बलों पर एक संयुक्त कमान के तहत रखने पर ये सहमत हुए। वर्तमान में 31 राज्य इसके सदस्य हैं। उत्तरी मैसेडोनिया मार्च 2020 को और फिनलैंड अप्रैल 2023 में इसका सदस्य बना है। तो फिनलैंड ये लेटेस्ट मेंबर है, फिनलैंड, और ये अप्रैल 2023 में नाटो का सदस्य बना है। हालांकि रूस ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी रूस ने यूक्रेन पर हमला ही इसीलिए किया है क्योंकि यूक्रेन बार बार नाटो का राग अलाप रहा था। इसके फाउंडर कितने थे? 12। 1952 में यूनान व टर्की इसके सदस्य बने। 1955 में पश्चिम जर्मनी, 1982 में स्पेन, 1999 में चेक गणराज्य, हंगरी व पोलैंड इसके सदस्य बने। 2004 में पूर्वी साम्यवादी देश कुल 7 देश बने। इसमें से 3 सार के हिस्से बाल्टिक देश थे। तो सार के हिस्से जो बाल्टिक देश थे वो भी इसका हिस्सा बन गए 2004 में। 2009 में अल्बानिया एवं क्रोएशिया बने। कुल 31 है। जून 2017 में मोंटेनिग्रो, ये पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया रहा है, देश बनता है इसके सदस्य। 30वां सदस्य मार्च 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया बनता है और 31वां सदस्य फिनलैंड बनता है। तो नाटो का 31वां जो सदस्य है बना फिनलैंड। तो फिनलैंड व नाटो का सहयोग 1994 में ही शुरू हो गया था। फिनलैंड 1994 में शांति के लिए साझेदारी पार्टनरशिप फॉर पीस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हुआ था। नाटो के साथ फिनलैंड का सहयोग ऐतिहासिक रूप से सैन्य गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति और दृढ़ राष्ट्रीय राजनीतिक सहमति पर आधारित था। यह फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद बदल गया। तो 18 मई 2022 को फिनलैंड ने स्वीडन के साथ नाटो सहयोगी बनने के लिए अपना आधिकारिक आवेदन प्रस्तुत किया। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड ने उत्तर अटलांटिक संधि में अपना प्रवेश पत्र जमा किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिया। इसी के साथ 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया। नाटो प्लस यानी नाटो प्लस 5 यह अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया 5 देशों का गठबंधन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है और दक्षिण कोरिया है। नाटो प्लस। नाटो डिफेंस कलेक्टिव डिफेंस पर आधारित है। इसका आर्टिकल 51 का कहता है कि दैट एन अटैक ऑन वन मेंबर
would be treated as attack on all the members। तो एक पर अटैक, सभी पर अटैक माना जाएगा। और ये ऐसा यूनाइटेड नेशन के चार्टर 51 में भी दिया गया, जहाँ पर कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की गई। नाटो का गठन तो सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत के आधार पर किया गया था। उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर हमला अगर होता है तो उसे संगठन में शामिल अपने ऊपर, जो संगठन में शामिल देश हैं उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। तो अगर एक देश पर हमला हो, फॉर एग्जाम्पल अगर रूस, अगर यूक्रेन एक प्रकार से नाटो का हिस्सा होता, तो अगर यूक्रेन पर हमला होता तो ये माना जाता कि पूरे नाटो देशों पर हमला हुआ है और फिर उस प्रकार से रिटेलिएशन होता। इसी डर से कहीं रूस संपूर्ण आक्रमण कर दे, फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नाटो के साथ जा जुड़ा। हालांकि अभी तक उसने अपने डिस्टेंस मेंटेन रखा था नाटो से, लेकिन रूस के फियर ने उसको नाटो में शामिल होने के लिए विवश किया। विशेष है कि 31 में से 2 उत्तरी अमेरिका से हैं, यानी यूएसए व कनाडा। 28 यूरोपीय देश हैं और एक तुर्की है जो कि यूरेशियन देश है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया मेंबर नहीं है नाटो के, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड एक प्रकार से ये न्यूट्रल कंट्री है, तो ये तो रहेगा ही नहीं कहीं से कहीं तक। स्वीडन भी नहीं है, आयरलैंड भी नहीं है, ऑस्ट्रिया भी नहीं है। 1994 में पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम में, पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम में 20 सहयोगी देश हैं। पाकिस्तान भी इसका सहयोगी है। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्दोवा की नाटो का मेंबर बनने की इच्छा का विरोधी है। तो रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया व मोल्दोवा की नाटो का मेंबर बनने की इच्छा का विरोधी है, और इसी विरोध के कारण उसने एक प्रकार से यूक्रेन पर हमला भी कर दिया था। नाटो के उद्देश्य क्या है? तो विस्तार के खिलाफ प्रभाव विस्तार रोकना एवं साम्यवाद का प्रभाव एक प्रकार से रोकना। बेसिकली ये विस्तार के खिलाफ था जब बनाया गया था, और इसका जो उद्देश्य था साम्यवाद को रोकना था। हालांकि अब तो विस्तार खत्म हो गया है, साम्यवाद का भी खतरा उतना ज़्यादा रह नहीं गया है, तो ये जो पहला उद्देश्य है तो कहीं से कहीं तक अब जायज नहीं है। लेकिन जो दूसरा उद्देश्य है इसका सख्त संतुलन, एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण माना जाएगा। शांति के लिए युद्ध, इसमें एक बात की गई है, शांति के लिए युद्ध होगा। यूएसए द्वारा पश्चिमी यूरोप को सुरक्षा छतरी दी गई है, यानी न्यूक्लियर डिटरेंस दिया गया है, एक प्रकार से परमाणु छतरी दी गई है पश्चिमी यूरोप को। अंजुस ये 1951 में होता है। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड यूएसए गुट में आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यूएसए गुट में आ जाते हैं। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में नाटो का ये संस्करण है। नाटो का संस्करण अंजुस है, 1951 में आता है ये। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यूएसए के गुट में आ जाते हैं। 1949 में चाइना के साम्यवादी बनने और 1950 के कोरिया युद्ध के बाद साम्यवाद का प्रसार इसका रोकना उद्देश्य था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व यूएसए इसमें शामिल है देश है, और प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा की रक्षा के लिए 1951 में यह समझौता हुआ, और 1952 में समझौता हुआ और 1952 से ये लागू हुआ। सियोटो तो ये 1954 में बनता है। इसका मुख्यालय बैंकॉक है, बैंकॉक। यूएसए ने ना इसे समृद्धि के लिए साझेदारी कहा, तो यूएसए ने इसे समृद्धि के लिए साझेदारी कहा। इसे मनीला संधि भी कहा जाता है। यूएसए ने इसे समृद्धि के लिए साझेदारी कहा और इसे मनीला संधि भी कहा जाता है, नीला संधि कहा जाता है। संस्थापक इसके हैं यूएसए है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। 8 देश टोटल इसके सदस्य हैं सीटों के। इसका उद्देश्य है नाटो का पूर्वी एशियाई संस्करण। ये नाटो का एक प्रकार से ईस्ट एशियन संस्करण है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकना एक इसका अन्य उद्देश्य। दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकना। फिर आक्रमणकर्ता के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही की बात की गई है। डोमिनो थ्योरी का मूर्त रूप है जॉन फॉस्टर डुलेस की जो डोमिनो थ्योरी है उसका मूर्त रूप है, और पूर्णतः क्षेत्रीय संगठन नहीं है ये भी याद रखिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सीएटो। अब सीएटो को पढ़ा, अब सेंटो को पढ़ेंगे। सेंटो फरवरी 1955 में आता है ये, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या बगदाद पैक्ट। तो सेंटो को मिंटो भी कहते हैं, मिंटो यानी मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो या मिंटो दोनों इसका नाम है। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? तुर्की है, ईरान है, इराक है, पाकिस्तान व यूके। 5 देश हैं इसमें। यूएसए इसका मेंबर नहीं, याद रखिएगा, सेंटो का मेंबर यूएसए नहीं। बाद में पाकिस्तान व इराक इससे अलग हो गए हैं। 1959 में इराक बगदाद पैक्ट से अलग हो गया, अतः इसका नाम बदलकर सेंटो कर दिया गया। का मुख्यालय बगदाद से अंकारा तुर्की में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? नाटो का पश्चिमी एशियाई संस्करण यानी वेस्टर्न एशिया का संस्करण था ये।
दक्षिण पश्चिम व मध्य एशिया में साम्यवादी प्रसार को रोकना इसका उद्देश्य था। यह एक असफल संगठन रहा, यह संगठन असफल रहा और 1979 में इसको भंग भी कर दिया गया। वार्सा पैक्ट के मई 1955 से स्टार्ट होता है और इसको 1 जुलाई 1991 में खत्म कर दिया गया। तो वार्सा ये बेसिकली पोलैंड की राजधानी। संस्थापक जो सदस्य हैं 8 इसके संस्थापक सदस्य थे। हंगरी, यूसार हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गारिया, पूर्वी जर्मनी और अल्बानिया। बाद में अल्बानिया छोड़कर चला गया था। यूगोस्लाविया जो एक साम्यवादी देश तो था पर वह कभी यूसार के खेमे में नहीं गया। यूगोस्लाविया। वार्सा का सही नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। इसका उद्देश्य क्या था? यूसार के नेतृत्व में नाटो का प्रतिनिधित्व था। तो ये प्रकार बेसिकली ये काउंटर अटैक था या काउंटर था किसका? नाटो का। फिर CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट 31 दिसंबर 1991 में ये बनता है। तो तंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, इसका मुख्यालय मिन्स्क बेलारूस में है। मिन्स्क बेलारूस में है। यूसार के 15 राष्ट्र बने। यूसार से कितने राष्ट्र अलग हुए? 15। कौन कौन से? एक तो रूस, दूसरा बेलारूस, तीसरा यूक्रेन, चौथा आर्मेनिया, पांचवा अजरबैजान, फिर छठवां है जॉर्जिया, सातवां माल्टोवा, आठवां एस्टोनिया, नौवां लातविया, 10वां लिथुआनिया, फिर कजाकिस्तान 11वां था, 12वां किर्गिस्तान, 13वां उज्बेकिस्तान, 14वां तजाकिस्तान और 15वां तुर्कमेनिस्तान। 3 बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया अब नाटो के मेंबर बन चुके हैं। जॉर्जिया संस्थापक सदस्य नहीं था पर 1993 में शामिल हुआ, फिर अलग हो गया। अब यह CIS का सदस्य नहीं, जॉर्जिया। वर्तमान में इसके संस्थापक सदस्य कितने हैं? संस्थापक सदस्य कितने हैं इसके? 11। जॉर्जिया इससे अलग हो गया था। वर्तमान में इसके 9 सदस्य बचे हैं और एसोसिएट स्टेट इसमें तुर्कमेनिस्तान। यह सामूहिक सुरक्षा वाला संगठन है, साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन भी है। तो सामूहिक सुरक्षा प्लस क्षेत्रीय आर्थिक संगठन। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शीत युद्ध का अंत। तो फिलिप बोबिट क्या कहते हैं कि 1989 से शुरू हुई घटनाओं ने राष्ट्र राज्य के संवैधानिक स्वरूप को परिभाषित करने के लिए उदारवाद, फांसीवाद व साम्यवाद के बीच लंबे युद्ध के अंत को चिन्हित किया। तो 1989 से शुरू हुई घटनाओं ने राष्ट्र राज्य के संवैधानिक रूप को परिभाषित करने के लिए उदारवाद, फांसीवाद व साम्यवाद के बीच लंबे युद्ध के अंत को चिन्हित किया। साम्यवाद के पतन एवं शीत युद्ध के अंत के कारण क्या थे? तो पहला, सोवियत शैली के साम्यवादी संरचनात्मक कमजोरियां थी, प्रगति कुछ हो नहीं रही थी, लॉस ही लॉस था। और कहीं ना कहीं पूंजीवादी जो व्यवस्था है, ओपन व्यवस्था है, यहाँ पर व्यवसाय का विकास, चौमुखी विकास हो रहा था LPG के माध्यम से। तो सोवियत देश थे ये बेसिकली गरीबी का शिकार हो गए थे, तो इनको लग ही रहा था कि हमें अब इससे छुटकारा चाहिए। गोर्बाचेव की सुधार प्रक्रिया का प्रभाव, क्योंकि सुधार प्रक्रिया हम एक बार कहते हैं कि एक बार शेयर में चढ़ना तो सरल है, आपने सेंट्रलाइज प्लानिंग तो स्टार्ट कर दी से आप एक प्रकार से तानाशाह तो हो गए, लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा ढील बरतना स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ताश के पत्तों की तरह आप ढह जाएंगे। अमेरिकी नीति और दूसरा नवशीत युद्ध स्टार्ट हो गया था 1989 के बाद से, 1979 के बाद से। आर्थिक एवं सांस्कृतिक वैश्वीकरण ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या क्या थे? तो राजनीतिक, आर्थिक, संस्थाओं के अंदरूनी कमजोरियों के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में इसकी असमर्थता थी। यूएसआर ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार व सैन्य साजो सामान पर लगाया। आर्थिक विकास कुछ किया नहीं, जिससे कि लोगों का असंतोष बढ़ता गया। संसाधन पूर्वी यूरोप के पिछड़े देशों के विकास पर खर्च किए गए ताकि उन पर सोवियत नियंत्रण बना रहे। इससे गहरा आर्थिक दबाव बना, इसको सोवियत अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पाई। पश्चिम के देशों की उन्नति के बारे में यूएसआर के लोगों की जानकारी बढ़ी और उन्होंने सोवियत संघ की राज्य व्यवस्था व पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच अंतर को भांपा। लोगों को एहसास हुआ कि किस प्रकार से जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं इतनी प्रगति कर रहे हैं और हम वहीं के वहीं हैं। सोवियत संघ की प्रशासनिक एवं राजनीतिक गतिरोधता, कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाब दे नहीं रही। फिर प्रशासन में भ्रष्टाचार, अपनी गलतियों को सुधारने की क्षमता, देश की विशालता, शासन में खुलापन लाने की अनिच्छा एवं सत्ता के केंद्रीकरण ने विघटन की प्रवृत्ति को तीव्र कर दिया। समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसआर रूस में हुई 1947 की समाजवादी क्रांति के बाद 1922 में अस्तित्व में आया था। फिर 25 दिसंबर 1951 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 25 दिसंबर 1951। 25 दिसंबर याद रहेगा क्यों? क्योंकि इसी दिन सुशासन दिवस के रूप में भारत सरकार मनाती है, अटल दिवस के रूप में इसको मनाती है। और इसी दिन
क्रिसमस डे भी रहता है, तो इसको याद रखिए। शीत युद्ध के अंत का प्रभाव तथा शीत युद्धोत्तर विश्व। शीत युद्ध के अंत का क्या प्रभाव था और जो पोस्ट कोल्ड वार विश्व कैसा था उसको देखते हैं। तो साम्यवाद की विदाई एवं कुछ राष्ट्रों का विघटन। तो पूर्वी यूरोपीय देशों में एक एक कर साम्यवादी व्यवस्थाओं का पतन होने लगा। पहले पोलैंड में सॉलिडेटरी आंदोलन चला 1988 में, फिर हंगरी में, फिर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी। विघटन तो 15 टुकड़े हुए। इसे वेलवेट डाइवर्स इसे कहा जाता है। वेलवेट डाइवर्स इसे कहा जाता है। मखमली यानी शांतिपूर्ण अलगाव इसे कहा जाता है। यूगोस्लाविया 1990 से 2008 तक इसके 7 टुकड़े होते हैं। यूगोस्लाविया के 1990 से 2008 तक 7 टुकड़े होते हैं। सर्बिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, फिर मैसेडोनिया। 2008 में कोसोवो बना, सर्बिया से अलग हो गया। तो यूगोस्लाविया एक देश था, फॉर एग्जाम्पल जैसे भारत एक देश रहे और उससे 8 अलग अलग देश निकल कर बाहर चले जाए। ये यूगोस्लाविया 1993 में चेक प्लस स्लोवाक में विभाजित हो गया। चेक प्लस स्लोवाक में विभाजित हो गया। साम्यवाद की विदाई को यूएसए लेखक जेस्की ने शानदार विफलता और फ्रांसिस फुकुयामा ने इसे एंड ऑफ हिस्ट्री कहा है। साम्यवादी विदाई को यूएसए के लेखक जेस्की ने क्या कहा है? शानदार विफलता कहा है। और फ्रांसिस फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री का प्रकाशित तमगा दिया। तो जो सार का विघटन हुआ उसके कुछ घटनाक्रम देख लेते हैं, है ना। इकट्ठा तो हुआ ना होगा, उसके लिए कुछ पहले से कुछ एक प्रकार से प्रेशर तो क्रिएट ही रहा होगा, तो उसको घटनाक्रम को देखते हैं। तो बेसिकली मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। बोरिस एल्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू हुई। 1988 में लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन हुए। एस्टोनिया और लातविया में भी ये फैल गए। अक्टूबर 1989 में सोवियत संघ की घोषणा की वार्सा पैक्ट के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इससे क्या हुआ कि नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई। फरवरी 1989 में गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष का पुराना एक अधिकार समाप्त हो गया। मार्च 1990 में लिथुआनिया तय घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना लिथुआनिया। जून 1990 में रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दिया। जून 1991 में एल्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा, रूस के राष्ट्रपति बने। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के चरमपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्तापलट का प्रयास भी किया था। दिसंबर 1991 में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। मार्च 2004 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में भी शामिल हो गए तीनों एक झटके में। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस व यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबद्ध संधि को समाप्त करने का फैसला लिया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिल गई, है ना, दिसंबर 1991 में। फिर 25 दिसंबर 1991 गोर्बाचेव का सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा और सोवियत संघ का विघटन। तो अब सेकंड है कि भय के संतुलन में बैलेंस ऑफ टेरर का स्थान हितों के संतुलन ने ले लिया। क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की बढ़ती भूमिका और सैनिक गठबंधनों का दौर यहाँ से समाप्त होता है। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का आरंभ होता है। तो यूएसए एकमात्र सुपर पावर उभर कर सामने आता है। नई विश्व व्यवस्था की स्थापना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होता है। अमेरिकन हेजेमनी है उसकी स्थापना होती है और पैक्स अमेरिकाना यानी अमेरिका प्रेरित विश्व शांति स्थापित होती है, जहाँ कैथ वाल्टा जो अमीर साइमर जो ध्रुवीय विश्व को शांति में स्थायित्व के लिए आवश्यक मानते हैं, वहीं मॉर्गनथ्योरम कार्ल डॉयस बहुध्रुवीय विश्व को आवश्यक मानते हैं विश्व शांति के लिए। यूनो का बढ़ता विस्तार, तो 193 देश बना दक्षिणी सूडान। फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा। नव उपनिवेशवाद के दायरे का विस्तार, तो नोम चॉम्स्की। नव कॉर्पोरेटवाद यानी एमएनसी का बढ़ता महत्व तथा सहमति गणना यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट किया जा रहा है। पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र का विस्तार तथा यूरोप का एकीकरण। आर्थिक क्षेत्र में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का आगाज। हाई पॉलिटिक्स चेंज इन लो पॉलिटिक्स, कोहेन एवं नाई का कॉन्सेप्ट है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट नाई देते हैं। राज्यों के मध्य संघर्ष की बजाय राज्यों के भीतर संघर्ष यानी अफगानिस्तान, सूडान, यूगोस्लाविया, सीरिया आदि में रेशियल जो कॉन्फ्लिक्ट थे और गृह युद्ध का खतरा बढ़ा और गृह युद्ध होने लगे।
पोस्ट कोल्ड वार समस्याओं की प्रकृति बदली तो इस यहाँ पर आर्थिक, धार्मिक उन्माद, मानवाधिकार हनन, शरणार्थियों के पुनर्वास एवं रवांडा, जायरे, बुरुंडी, सोमालिया में जाति संहार आदि इसकी वजह से अस्थिरता एवं अनिश्चितता बढ़ी। रिचर्ड फाल्क ने करंट हिस्ट्री में अपने शोध लेख नए विश्व मॉडल की खोज अप्रैल 1993 में लिखा कि पोस्ट कोल्ड वार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अव्यवस्था अधिक दिख रही है, यानी कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा, अव्यवस्था अधिक, डिसऑर्डर ज़्यादा दिख रहा है। जैसे पूर्वी सोवियत गणराज्य स्थानीय संघर्ष में फंसे हुए हैं, अफ्रीकी देश सोमालिया, सूडान, इथोपिया और लाइबेरिया आपातकालीन स्थिति के शिकार हैं, अफगानिस्तान और कोसोवो में गृह युद्ध है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष है, पाकिस्तान में पंजाब और सिंध प्रांत में विभिन्न संप्रदायों के बीच टकराव, मध्य पूर्व एशिया में कट्टर राष्ट्रवाद है, चेचन्या में मुस्लिम चेचन विरोधियों और रूसी सेनाओं के बीच तनाव है। इन्होंने विश्व व्यवस्था की शांति एवं स्थिरता को चुनौती दी है। इन नकारात्मक घटनाओं के बावजूद विश्व में लोकतंत्र की आंधी फैली हुई है। यूनो की बजाय WTO का महत्व बढ़ गया है, यूनो की उपेक्षा की जा रही है। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में परंपरागत खतरे अब गैर परंपरागत खतरों में तब्दील हो चुके हैं। तो आतंकवाद, पर्यावरण, नशीली दवाओं का व्यापार, महामारी, ग्लोबल वार्मिंग में परिवर्तित हो चुके हैं। वाशिंगटन कंसेंसस आया, LPG का दौर आया, विश्व अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हो गया। सामूहिक सुरक्षा की बजाय सुरक्षा का सामूहिकरण यूएसए के नेतृत्व में किया गया। सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान महत्वपूर्ण हो गई, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, हंटिंगटन को याद कर लीजिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का एक प्रकार से उदय हुआ। नव वैश्विक दक्षिण यानी न्यू ग्लोबल साउथ प्रभावी हुआ। अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा ग्लोबल कंपटीशन था के अंत के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विशेष रूप से सुरक्षा मुद्दों पर क्षेत्रीय अर्थ में परिभाषित किया जा रहा है। जनसांख्यिकीय एवं पर्यावरणीय समस्याओं के कारण उत्तर एवं दक्षिण के देशों में गरीबी की स्थितियां एवं दयनीय हुई हैं। जड फाक ने क्या कहा कि शीत युद्ध के अंत में लंबे समय से दबाए हुए तनावों को एक विस्तृत राजनीतिक स्पेस दिया है, जिससे तीसरी दुनिया के लोग खुलकर सामने आने लगे हैं तथा पूर्वी यूरोप के साम्यवादी खेमे के देशों में राष्ट्रीयवाद प्रबल होता दिखाई दे रहा है। फाक आगे कहते हैं कि शीतकालीन विश्व व्यवस्था सैन्यवाद व दमनकारी थी, जबकि पोस्ट कोल्ड वार जो पॉलिटिक्स है जातीयता एवं राष्ट्रीयता के प्रति घोर हिंसा एवं अराजकता से भरी हुई। 1980 के दशक के अंत का विश्व राजनीति में नवीन बौद्धिक प्रयासों की शुरुआत हुई। प्रसिद्ध विचारक फ्रांसिस फुकुयामा का महत्वपूर्ण एवं विवादास्पद स्वर उभरा, तो उन्होंने 1989 में सुप्रसिद्ध लेख एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत में, वाद विवाद का मुख्य मुद्दा राजनीतिक विचारधाराओं पर केंद्रित था, जो अंतर्राष्ट्रीय खेमे के भविष्यगत स्वरूप को प्रभावित करता है। लेख का सारांश था कि साम्यवादी विचारधारा पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था के अंत के साथ एक युग का समापन हो गया। सैमुअल पी हंटिंगटन ने इतिहास के अंत को मात्र बकवास की संज्ञा कही। हंटिंगटन का 1993 में फॉरेन अफेयर में एक लेख छपा, सभ्यताओं का संघर्ष, अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भविष्य के संदर्भ में एक विवादास्पद अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। हंटिंगटन ने तर्क दिए कि भविष्य में संघर्षों का कारण का प्रमुख स्रोत सांस्कृतिक विचारधारा होगी, सभ्यताओं के टकराव के रूप में विश्व राजनीति पर छाई रहेगी। तो अब विचारधाराओं की जगह एक प्रकार से कल्चर्स आपस में लड़ेंगे, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, हिंदू वर्सेस इस्लाम, ये सब एक प्रकार से सिविलाइजेशन का आपस में क्लैश होगा। अब विचारधारा के आधार पर क्लैश नहीं होगा। हंटिंगटन के तर्क क्या है? सभ्यताओं में मतभेद आधारभूत है, सभ्यताओं के मध्य इंटरेक्शन में वृद्धि हो रही है और आर्थिक आधुनिकीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं लोगों को अन्य स्थानीय पहचान से पृथक कर रही हैं। गैर पश्चिमी सभ्यताएं पश्चिमी लोकतंत्र को कड़ा प्रत्युत्तर दे रही हैं। राजनीतिक या आर्थिक विशेषताओं की अपेक्षा विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं में पारस्परिक समझौता करना आसान नहीं। हंटिंगटन ने बोस्निया एवं चेचन्या में जातीय संघर्ष एवं युद्ध की व्याख्या अपने सांस्कृतिक फ्रेमवर्क में की। हेनरी किसिंजर अमेरिकी विदेश मंत्री रहे हैं, ये शक्ति परीक्षण के लिए शक्ति संतुलन को उपयुक्त माना। उनकी बुक है डिप्लोमेसी 1994 में आती है। मैं अपनी पुस्तक में हेनरी किसिंजर ने लिखा कि शीत युद्धोत्तर विश्व में यानी कि पोस्ट कोल्ड वार एरा में प्रमुख रूप से 6 शक्ति केंद्र होंगे, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, जापान, पश्चिमी यूरोप, संभवतः भारत भी शामिल होगा। अमेरिका, रूस, चीन, जापान, पश्चिमी यूरोप और संभवतः भारत। 1995 में किसिंजर ने भारत की यात्रा के दौरान कहा था, अब वे भारत को भी छठी शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। स्टैनली हॉफमैन के अनुसार, हम ऐसे विस्मय संसार में रह रहे हैं जिसे एक निश्चित संज्ञा देना बहुत ही कठिन। अब तुम किसी चीज के बारे में नहीं जानते हो तो तुम इसे पोस्ट समथिंग की संज्ञा दे सकते हो। किसी चीज के बारे में नहीं जानते हो तो उत्तर समथिंग या
पोस्ट समथिंग आप कैसे को कह सकते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो आप इसे उसके जो किसी भी चीज़ के बारे में अगर नहीं जानते उसको आगे आप पोस्ट लगा दो और उसकी व्याख्या कर। प्रोफेसर रॉबर्ट ई हरकेबी ने अपने लेख अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की उभरती छवियां, कमिंग इमेज ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम में 7 मॉडल या 7 छवियां बताई। भू आर्थिक सिद्धांत, दूसरा है परंपरागत यथार्थवादी सिद्धांत पर आधारित बहुध्रुवीय सख्त संतुलन का प्रतिमान, सभ्यताओं का टकराव सिद्धांत, एक ध्रुवी एक अधिकार मॉडल, शांति बनाम अशांति क्षेत्र एंड जोन ऑफ टर्माइल मॉडल, ग्लोबल विलेज मॉडल, और 7वां है द्विध्रुवीय रिडक्स मॉडल, बाइपोलर रिडक्स मॉडल। इसमें चीन, रूस, जापान द्वारा अमेरिकी प्रभुत्व को भविष्य की चुनौती सम्मिलित है। चलिए दोस्तों, हम नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तथा अमेरिकी प्रभुत्व, अमेरिकन हेजेमनी को समझते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या था? बेसिकली 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और यूएसए एकमात्र सुपर पावर के रूप में उभरता है। सर्वप्रथम नवीन विश्व व्यवस्था का विचार सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने 7 दिसंबर 1988 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने दिए गए अपने भाषण में दिया था। दिसंबर 1990 में अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने कांग्रेस के अपने उद्बोधन टुवार्ड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नवीन विश्व व्यवस्था का उल्लेख किया, पर दोनों नेताओं का इसके प्रयोग का संदर्भ अलग अलग था। बुश की नवीन विश्व व्यवस्था की पहली झलक 1990 के खाड़ी युद्ध में हुई। इसके बाद विश्व व्यवस्था द्विध्रुवी से एक ध्रुवी हो गई थी, यानी बाइपोलर से अब यूनिपोलर व्यवस्था आ गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कुवैत पर इराकी हमले अगस्त 1990 के बाद नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को परिभाषित किया। उनके अनुसार यह अंतर्राष्ट्रीय कानून, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था, शांति और सहयोग पर आधारित होगी। फिर जकारिया ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के सख्त संतुलन में बदलाव को उजागर करने के लिए विश्व उत्पादन में अधिकांश वृद्धि अब विकासशील, संक्रमणकालीन और उभरती अर्थव्यवस्थाओं से आ रही है तथा कथित राइज ऑफ द रेस्ट का बढ़ता हुआ राजनीतिक आया। तो अब राइज ऑफ रेस्ट का समय आ गया है, यानी कि अब वेस्ट से पूरे विश्व में एक प्रकार से उभार होगा। फिर जकारिया की बुक है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड एंड द राइज ऑफ द रेस्ट, 2009 में आती है पुस्तक। तो इसार के पतन व शीत युद्ध की समाप्ति के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तात्पर्य है यूएसए अब सुपर पावर है, वह दुनिया का एकमात्र पुलिसमैन है। अब विश्व पैक्स अमेरिकाना की छत्रछाया में है। विश्व व्यवस्था द्विध्रुवी से एक ध्रुवी हो गई। बेदराइन ये फ्रेंच नेता है, वह सुपर पावर नहीं बल्कि हाइपर पावर है। यूएसए सुपर पावर नहीं बल्कि हाइपर पावर। NWO का तात्पर्य यूएसए की हेजमनी है। NWO का तात्पर्य क्या है? यूएसए की हेजमनी, यानी यूएसए का प्रभुत्व। तो अमेरिकन प्रभुत्व क्या है? तो अमेरिकन प्रभुत्व का कारण क्या क्या है? पहला है हार्ड पावर, यानी उसकी सैन्य शक्ति, और एक प्रकार से जो उसकी आर्थिक शक्ति, ये उसकी हार्ड पावर। एक स्ट्रक्चरल पावर है। स्ट्रक्चरल पावर बेसिकली इकोनॉमिक सुपीरियरिटी है। तो जो डॉलर का वर्चस्व है ये अमेरिका की स्ट्रक्चरल पावर है। हार्ड पावर क्या है? मिलिट्री पावर। और सॉफ्ट पावर क्या है? उसकी सांस्कृतिक पावर, उसके रहन सहन, अमेरिकन कल्चर है, हॉलीवुड का प्रसार है, वो है सॉफ्ट पावर, जो कि एक प्रकार से कल्चरल हेजमनी क्रिएट करने का काम करता है। तो हेजमनी शब्द यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है वर्चस्व या प्रभुत्व। प्राचीन काल में इसका प्रयोग यूनानी नगर राज्यों पर एथेंस की प्रबलता दिखाने के लिए होता था। ग्रामसी ने इसका प्रयोग सर्वहारा पर सहमति के द्वारा बुर्जुआ वर्ग के प्रभुत्व को दिखाने के लिए किया। इटली का मार्क्सवादी विद्वान एवं सामाजिक विचारक एंटोनियो ग्रामसी को 20वीं शताब्दी का वैचारिक वर्चस्व सिद्धांत, आइडियोलॉजिकल हेजेमनी थ्योरी का सबसे प्रभावशाली मार्क्सवादी प्रवर्तक माना जाता है। ग्रामसी के अनुसार वर्चस्व का अर्थ है एक प्रभुत्व वाले वर्ग की वह सामर्थ्य जिसके द्वारा वह शक्ति का प्रयोग उसकी स्वीकृति से करता है जिन्हें वह अपने अधीन रखता है। तो एक ऐसा प्रभुत्वशाली वर्ग जो अपनी शक्ति का प्रयोग जिस पर वो राज कर रहा है, जिस पर शासन कर रहा है, उनकी स्वीकृति से करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट के माध्यम से करता है। तो लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा शोषण हो रहा है और लोग खुशी खुशी अपना शोषण करवा रहे हैं। इसे वह सांस्कृतिक वर्चस्व कहता है। सांस्कृतिक वर्चस्व क्या है? जब सांस्कृतिक रूप से विविधता वाले किसी समाज में सत्ताधारी वर्ग का वर्चस्व हो जाता है। सत्ताधारी वर्ग समाज के विश्वासों, व्याख्याओं, मूल्यों आदि का उपयोग उस तरह से करता है कि सत्ताधारी की वैश्विक दृष्टि बाकी समाज की स्वीकृत दृष्टि से बन जाए। तो एक प्रकार से सत्ताधारी की वैश्विक दृष्टि है वो बाकी समाज की
स्वीकृत विश्वधीष्ट बन जाती है ना। अमेरिका का रहन सहन, उसका खान पान सभी को पसंद आने लगता है। सभी एक तरह के खान पान, एक तरह की भाषा, एक तरह का बॉलीवुड देखना पसंद करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका सांस्कृतिक वर्चस्व बढ़ता है, आपका सॉफ्ट पावर, पावर ऑफ लव डेवलप होती है। आपके आपके लिए लोग लालायित हो जाते हैं, अमेरिका जाने के लिए लोग मरने लगते हैं। बहुत तात्पर्य है सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबा और सांस्कृतिक बढ़त। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो उसे वर्चस्व कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो उसे वर्चस्व कहा जाता है। हेजेमनी का यानी प्रधानता का तात्पर्य क्या है कि राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बनावट और तौल से। तो प्रभुत्व का तात्पर्य क्या है, प्रधानता का तात्पर्य क्या है, राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बनावट एवं तौल से है। आज पूरे विश्व पर अमेरिकी प्रभुत्व कायम। तो यूएसए का सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप पूरे विश्व पर मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व डाले हुए है। विलियम फॉक्स, सुपर पावर इज इक्वल टू ग्रेट पावर्स। तो सुपर पावर क्या होती हैं? सुपर पावर ग्रेट पावर होती हैं जिनके पास शक्ति की बृहद गतिशीलता होती है, ग्रेट मोबिलिटी ऑफ पावर होती है। तो सुपर पावर इज इक्वल टू ग्रेट पावर प्लस शक्ति की बृहद गतिशीलता यानी ग्रेट मोबिलिटी ऑफ पावर। ग्रेट मोबिलिटी ऑफ पावर का तात्पर्य है कि महाशक्ति की वैश्विक पहुंच, विचारधारात्मक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव एवं सैन्य क्षमता। विलियम फॉक्स ने 1994 में सोवियत संघ, अमेरिका व ब्रिटेन को सुपर पावर कहा था। विलियम फॉक्स विलियम फॉक्स कहते हैं कि महान शक्ति जमा एवं शक्ति की बृहद गतिशीलता से संपन्न होती हैं। 1990 के बाद अमेरिकन शक्ति के लिए प्रयुक्त शब्दावली। तो ब्रिटिश पत्रकार पी बर्सथोर ने अमेरिका को अति महान शक्ति या हाइपर पावर की संज्ञा दी, जिसे बाद में फ्रांसीसी विदेश मंत्री हुबर्ट बेदराइन ने विशेष रूप से इसका प्रयोग किया। बेदराइन ने उसे को हाइपर पावर कहा है। सिमल पी हंटिंगटन समकालीन वैश्विक परिदृश्य में हाइब्रिड पावर का कॉन्सेप्ट देते हैं। एक एकल बहुध्रुवी व्यवस्था, यूनि मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें यूएसए एकमात्र सुपर पावर है, वह एकमात्र फौजदार या हकीम, लोनली सुपर पावर। ब्रेजनेस्की, 21वीं सदी में यूएसए प्रथम, अंतिम व एकमात्र वैश्विक शक्ति। इन 21st सेंचुरी यूएसए इज द फर्स्ट, लास्ट एंड ओनली सुपर ग्लोबल पावर। रोमान द्वारा यूएसए को शीत युद्ध के समय यूरोप के संबंध में साम्राज्यवादी महाशक्ति कहते हैं। पूर्व अमेरिकी उप वित्त मंत्री लॉरेंस एच समर्स ये सौम्य प्रधान लक्षण, बिनाइन हेजेमन सिंड्रोम का उल्लेख करते हुए अमेरिका को प्रथम गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति, फर्स्ट नॉन इंपीरियलिस्ट सुपर पावर की संज्ञा देते हैं। बिल क्रिस्टल व रॉबर्ट केगन अमेरिकी प्रधानता को यानी अमेरिकन हेजेमनी को परोपकारी वैश्विक प्रधानता यानी बेनेवोलेंट ग्लोबल हेजेमनी कहते हैं कि जो यूएसए की हेजेमनी है ये विश्व के लिए अच्छी, विश्व का इससे कल्याण होगा। कुल मिला के ये जॉर्ज शॉजरबर्गर ये हेजेमनी को अच्छे व्यवहार के साथ साम्राज्यवाद कहते हैं कि अच्छे व्यवहार के साथ आप साम्राज्यवाद करिए, बुरे व्यवहार के साथ नहीं, जैसा कि ब्रिटेन जैसे देशों ने किया था। बालरस्टीन साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य की बात करते हैं। पूर्वी अमेरिकी विदेश सचिव मेडेलिन अल्ब्राइस के अनुसार अमेरिका अपरिहार्य राष्ट्र है, इंडिस्पेंसेबल नेशन है। उसके अनुसार हम अन्य देशों की तुलना में अधिक आगे देखते हैं। अमेरिका के पूर्व विदेश सचिव हेनरी किसिंजर ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड ऑर्डर 2015 में अमेरिका का उभय भावी महाशक्ति यानी एम्बिवेलेंट सुपर पावर कहा है अमेरिका को। तो एम्बिवेलेंट माने दो विरोधी गुणों को धारण करने वाला। हेनरी किसिंजर ने नवीन आर्थिक व्यवस्था को मृग मरीचिका की संज्ञा दी है। जेम्स स्लेजिंगर भविष्य की विश्व व्यवस्था संभवतः 1993 की पूर्व की स्थिति में लौटेगी। स्लेजिंगर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों को वातावरणीय परिवर्तन की संज्ञा दी है। अमेरिकन प्रभुत्व के आधार क्या है? पहला है सैन्य वर्चस्व, मिलिट्री पावर। तो जैसे कि सभी जगह कमाने हैं, ठिकाने हैं, सेना है, हथियार है, सैन्य खर्च एवं इराक, अफगानिस्तान व अन्य देशों पर हमला कर सैन्य वर्चस्व का व्यवहारिक प्रदर्शन भी इसे कर रहा है। ढांचागत यानी संरचनात्मक वर्चस्व है, स्ट्रक्चरल हेजेमनी है। वैश्विक सार्वजनिक वस्तु इसका नियंत्रण यूएसए के पास है। उदाहरण के लिए सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, समुद्री व्यापार मार्ग, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएसए की नौसेना के पास है। फिर इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का यह 1950 में शुरू हुआ यूएसए सैन्य अनुसंधान योजना का परिणाम है। फिर आर्थिक प्रबलता, तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वैश्विक मुद्रा क्या है? डॉलर। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली तथा
वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO पर प्रभुत्व है किसका? यूएसए का। 1991 के बाद वाशिंगटन कंसेंसस तथा तृतीय विश्व के देशों में संरचनात्मक समायोजन, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है ये यूएसए द्वारा चलाए गए और कहीं ना कहीं इसने यूएसए की हेजमनी को और ज़्यादा टाइट करने का काम किया। MBA की डिग्री अर्थात शैक्षणिक उद्योग की तकनीक क्षेत्र में वर्चस्व है इसके। ढांचागत वर्चस्व यानी आर्थिक वर्चस्व का ही दूसरा नाम होता है। सांस्कृतिक वर्चस्व यानी भजन, भोजन, भेषज, भाषा, भेष, भांगड़ा, ये सब क्या है? रहन सहन, खान पान, ये सब तो यानी विचारधारा का प्रसार, खुलापन, उपभोक्ता संस्कृति, खाओ पियो वाली चारवाक संस्कृति का प्रसार, ये इसे करने में सफल रहा है। नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं? किसी सहमति गढ़ने की ताकत कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट की ताकत कहते हैं। इसमें जोर जबरदस्ती या सैन्य ताकत के बजाय राजी मंद से प्रभुत्वशाली देश व वर्ग का वर्चस्व स्थापित करना कहलाता है। नोम चॉम्स्की की प्रसिद्ध पुस्तक है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। बेंजामिन बार्बर, तो इसे संस्कृति का अमेरिकीकरण कहते हैं। उन्होंने यूएसए के सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के लिए मैकवर्ड शब्द का प्रयोग किया है। तो बार्बर की जो फेमस बुक है जिहाद वर्सेस मैकवर्ड, जबकि यूएसए के प्रसिद्ध समाजशास्त्री जॉर्ज डिटजर मैकडोनाल्डाइजेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था के 3 स्तंभ है। पहला बेजोड़ विस्तार और यूएस शक्ति के विभिन्न आयाम, बेजोड़ विस्तार और यूएस शक्ति के विभिन्न आयाम। दूसरा है पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थान व बहुपक्षीय संगठन जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, गैट 1995 में, WTO बन गया, वर्ल्ड बैंक और IMF। फिर ट्रांस अटलांटिक और ट्रांस पैसिफिक संबंधों का समूह, सेट एंड गठबंधन प्रणाली। सबसे पहला है सैनिक वर्चस्व। तो सैन्य शक्ति में अमेरिकी वर्चस्व है, सर्वश्रेष्ठ सैन्य क्षमता है अमेरिका की, उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी है और विशाल रक्षा व्यय है अमेरिका का। सबसे पहले ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया जाता है 1990 में, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। अगस्त 1990 में इराक का कुवैत पर कब्जा हो जाता है। तो बेसिकली इसमें यूएनओ की सहमति से यूएसए के नेतृत्व में 34 देशों की सेना का इराक पर हमला होता है। सैन्य अभियान के प्रमुख थे जनरल नॉर्मन सॉजरकाउ, यूएसए के। सद्दाम हुसैन ने कहा 100 जंगों की एक जंग साबित होगा खाड़ी युद्ध। वीडियो गेम बार कंप्यूटर युद्ध। तो स्मार्ट बमों और मिसाइलों का प्रयोग, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व के लिए टीवी न्यूज चली विज्ञापनी अंदाज में, एक प्रकार से कंप्यूटर वार हुए, मीडिया वार हुआ, सोशल मीडिया वार हुआ। हाईवे ऑफ डेथ, मृत्यु का राजपथ। कुवैत एवं बसरा के मध्य की सड़क। तो कुवैत एवं बसरा से लौटती इराकी सेना पर यूएनओ फोर्स ने हवाई हमले किए। अनेक कुवैती बंदी एवं साधारण नागरिक भी मारे गए। विद्वानों ने इसे युद्ध अपराध या जेनेवा समझौते का उल्लंघन माना। फिर ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट, ये अप्रैल 1991 में अमेरिका, इंग्लैंड व फ्रांस ने उत्तरी इराक के कुर्द लोगों के लिए मानवीय हस्तक्षेप के नाम पर उत्तरी इराक को उड़ान मुक्त क्षेत्र घोषित करने का अभियान चलाया, जो 1996 तक चला। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच 1998 में चलाया जाता है। ये बिल क्लिंटन के समय चलाया गया था। जॉर्ज बुश का इराक हस्तक्षेप के कारण विरोध किया गया। क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति का नारा दिया, जो कि टार्नोव सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। विदेश नीति में हार्ड पावर डिप्लोमेसी की जगह सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी यानी लोकतंत्र का प्रसार, जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार पर जोर दिया गया। कारण क्या था ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का? अलकायदा द्वारा नैरोबी, केन्या व दार एस सलाम, तंजानिया में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर हमला किया गया। परिणाम क्या हो कि सूडान एवं अफगानिस्तान स्थित अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। कोसोवो संकट 1999 में आता है। राष्ट्रपति क्लिंटन, ये ऑपरेशन एलाइड फोर्स इसे कहा जाता है। तो यूएसए के नेतृत्व में नाटो ने यूगोस्लाविया, सर्बिया पर हमला कर दिया। कारण था सर्ब लोगों का कोसोवो के अल्बानिया मूल के लोगों पर अत्याचार। राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर गई। यूएनओ की भी परवाह नहीं की अमेरिका व नाटो ने। फिर अमेरिकन एक अन्य जो ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, ये 2001 में चलता है। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 में राष्ट्रपति जॉर्ज वाकर बुश के समय। तो बेसिकली आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध था। कारण क्या था? 9/11 का हमला।
तो 11 सितंबर 2001 को अलकायदा अपहरणकर्ताओं द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 2 जहाजों उत्तर व दक्षिण सेंटर से टकराए। एक पेंटागन यानी यूएसए रक्षा विभाग का मुख्यालय तथा एक पेंसिल्वेनिया के खेतों में गिर गया, जो कांग्रेस भवन से टकराना था। फिर परिणाम, यूएसए के नेतृत्व में नाटो का अलकायदा एवं तालिबान अफगानिस्तान पर हमला हुआ। फिर ग्वातानामो बे जेल कैरेबियन खाड़ी में क्यूबा के पास है ये बेसिकली। वैसे नौसेना का ठिकाना है ये, और 9/11 के शक के आधार पर दुनिया से पकड़े गए सैकड़ों लोगों पर अमानवीय अत्याचार यहाँ पर किए गए। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में चलता है ये, राष्ट्रपति जॉर्ज वाकर बुश के समय ही था। कॉलिशन ऑफ बिलिंग्स, आकांक्षाओं का महाजोट, 40 देशों की सेना का इराक पर हमला हुआ। हैंस ब्लिंकसन रिपोर्ट आई 2003 में। रक्षा परिषद ने हैंस ब्लिंकसन को इराक के जैविक एवं रासायनिक हथियारों की जांच का जिम्मा सौंपा था। उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही इराक पर हमला कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा कि इराक के पास ऐसे हथियार नहीं। रिपोर्ट आने से पहले ही इराक पर हमला कर दिया। रिपोर्ट कब आई? जून 2003 में, और हमला मार्च में ही कर दिया गया। यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन कॉमिन मार्च 2000 में बैठता है। हैंस ब्लिंकसन कमीशन इसका नाम था। हमले का कारण था सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA यूएसए की रिपोर्ट। इराक के पास सामूहिक संहार के हथियार हैं तथा अलकायदा की सपोर्ट सद्दाम हुसैन द्वारा किया जा रहा। 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई ऑपरेशन रेड ड्रोन के तहत। यूएनओ महासचिव कोफी अन्नान ने इराक हमले को अवैध करार दिया। यूएनओ महासचिव कोफी अन्नान ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन, रासायनिक वेपन और जैविक वेपन आदि हथियार का पता करने के लिए अपने राजदूत प्रकाश शाह को भेजा, पर यूएसए द्वारा पूर्व में ही आक्रमण कर दिया गया था। जॉन चिलकोटे कमीशन 2009 में बैठता है। यूके के पीएम गॉर्डन ब्राउन ने बनाया था। चिलकोटे आयोग ने 2003 में इराक आक्रमण के लिए तत्कालीन पीएम टोनी ब्लेयर को दोषी पाया। इराक पर आक्रमण एक गलती थी ब्लेयर की। फ्रांस और जर्मनी ने इस इराकी हमले का विरोध किया। ऑपरेशन जेरोनिमो, इसे नेटच्यून स्पीयर कहा जाता है। ये मई 2011 में होता है। तो अमेरिकी सील कमांडो द्वारा एटमाबाद यानी पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन अलकायदा चीफ को मारा गया। सब उत्तरी अरब में दफन किया गया। चीफ जेरमिनो, नेटिव अमेरिका जिसने यूएसए में गोरों के खिलाफ लंबा संघर्ष किया, उसके नेतृत्व में रेड इंडियन ने हजारों गोरों को मारा। बाद में इसे गोरों ने मारा 1829 से 1909 के बीच में। ऑपरेशन का ऑफिशियल नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। ऑपरेशन में ओसामा का कोड नेम था जैकपॉट। ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व, सीरिया व इराक में आईएसआईएस के खिलाफ यूएसए के नेतृत्व में नाटो सहयोगी देशों द्वारा अभी भी चलाया जा रहा है ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व। फिर अरब स्प्रिंग या चमेली क्रांति 2010 में ट्यूनीशिया से आरंभ हुआ। लीबिया में कौन था? कर्नल गद्दाफी। मिस्र में होस्नी मुबारक। सीरिया यमन में हेती ग्रुप था। मध्य पूर्व में तख्ता पलट व लोकतंत्र था। मानवाधिकार की मांग में अमेरिका का इसमें हाथ बताया जाता है। फिर ऑपरेशन ऑडिसी डॉन लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ चलाया गया था 2011। फिर ऑपरेशन कायला 26 अक्टूबर 2019 को चला। अमेरिकन डेल्टा फोर्स द्वारा आईएसआई चीफ अबू बकर अल बगदादी को मार गिराया गया। कायला मूलर यूएसए की मानवाधिकार कार्यकर्ता जिसको सीरिया में आईएसआई ने मार गिराया था, उसी के नाम पर ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन कायला। ऑपरेशन रिस्टोर होप 1992 दिसंबर में चलाया गया। गृह युद्ध से पीड़ित सोमालिया में भूखे लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन रिस्टोर होप। तो नेक्स्ट है बेसिकली आर्थिक वर्चस्व। तो विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका का 28% भागीदारी है, याद रखिएगा। ब्रिटेन वो संस्थाएं हैं जो कि अमेरिकी प्रभुत्व का ही एक उदाहरण। डॉलर वैश्विक मुद्रा है जिसके कारण अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। तो सबसे पहले ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था। तो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने भी अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व में सहयोग दिया है। IMF एवं IBRD यानी विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा भी कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है।
एंड्रू हैबुड प्रशुल्क व व्यापार संबंधी समान समझौते गैट को भी ब्रिटेन वुड्स संस्था मानते हैं। इसका स्थापना 1995 में WTO के रूप में की गई थी। तो एंड्रू हैबुड गैट है उसको भी ब्रिटेन वुड्स संस्था मानते हैं। इसकी स्थापना 1995 में विश्व व्यापार संगठन के रूप में की गई थी। IMF आधिकारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया था। 27 दिसंबर 1945। वर्तमान में इसके 190 देश हैं, सदस्य हैं। इसका प्रबंध निदेशक हमेशा यूरोपीय देश से ही होता है, जबकि विश्व बैंक का मुखिया हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। तो स्थिर विनिमय दरों को बनाए रखने के लिए सभी मुद्राओं को स्थिरता लाने के उद्देश्य से उनका मूल्य अमेरिका डॉलर सभी के लिए मुद्रा सहारा यानी करेंसी एंकर के रूप में कार्य करता है। तो अमेरिका बेसिकली जितनी भी एक्सचेंज रेट होती है वो अमेरिकन डॉलर में की जाती है। तो भारत का रुपया, तो ₹1 इक्वल टू कितने डॉलर, है ना, सॉरी मतलब $1 इक्वल टू कितने रुपये। तो ये हर करेंसी को अमेरिका के जो डॉलर है उसके संदर्भ में मापा जाता है। यही उसके वर्चस्व का कारण। इसने अमेरिका की स्थिति सौम्य वर्चस्व यानी बेनाइन हेजेमनी और वर्चस्व परोपकारिता यानी हेजेमनिक बेनेवोलेंस के रूप में पेश की। सौम्य हेजेमनी ये लॉरेंस एच समर्स का कॉन्सेप्ट है। वर्ल्ड बैंक तो पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के रूप में प्रारंभ हुआ। इसकी स्थापना जून 1946 में हुई थी। तो IMF 27 दिसंबर 1945 को बनता है, जबकि वर्ल्ड बैंक 1946 को बनता है, जून 1946। यह पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के सरकारी ऋण का अनुदान प्रदान करता है। तो बेसिकली विश्व बैंक में 2 संस्थान शामिल हैं, IBRD और IDA। अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना 1960 में की गई थी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना, जो कि विश्व बैंक का ही हिस्सा है, की स्थापना 1960 में की गई थी। विश्व बैंक को बनाया गया था जून 1946 में। अमेरिका विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है। यह विश्व बैंक का एकमात्र हिस्सेदार है जिसे बैंक की संरचना में बदलावों पर वीटो शक्ति प्राप्त है। क्योंकि इसका जो विश्व बैंक में बेसिकली जितना आप कंट्रीब्यूशन करते हैं उस हिसाब से आपको वोटिंग दी जाती है। तो चूँकि अमेरिका की जो कंट्रीब्यूशन लगभग 15% है, इसलिए उसकी जो वोटिंग शेयर है 15%। और कोई भी अगर आपको वर्ल्ड बैंक में संरचना में कोई बदलाव करना है तो कम से कम आपको 85% वोटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर अमेरिका एक प्रकार से इसमें शामिल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसको वीटो मिल जाता है। ढांचागत शक्ति के अर्थ में वर्चस्व, तो ढांचागत शक्ति के रूप में, स्ट्रक्चरल पावर के रूप में इसका वर्चस्व कैसे है? तो उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, इंटरनेट का प्रयोग, MBA के पाठ्यक्रम की शुरुआत। तो ये सब कैसे हैं? ये स्ट्रक्चरल शक्ति को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक वर्चस्व, तो विकासशील एवं अविकसित देशों के द्वारा अमेरिकी संस्कृति के मॉडल अपनाना, जनसंचार के माध्यम से सहमति निर्मित करना। तो ये देखिए, तो स्टार वार है, फेसबुक, गूगल, है ना, कोका कोला, मैकडोनल्ड, हॉलीवुड, ये सब क्या करते हैं? सॉफ्ट पावर क्रिएट करने का काम करते हैं। एक प्रकार से अमेरिकन हेजेमनी क्रिएट करने का काम करते हैं। वो अमेरिका के कल्चर को, अमेरिका के खान पान, रहन सहन को बिल्कुल सबसे अच्छा बताते हैं और सभी लोग अमेरिकन बनना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं। यही अमेरिकन हेजेमनी। अब अमेरिकन हेजेमनी है, उसके समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ साम्राज्य ही है, कहीं ना कहीं चुनौतियाँ तो हैं। अमेरिकी प्रभुत्व को आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह से चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। तो आंतरिक जो चुनौतियां हैं, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, उन्मुक्त एवं स्वतंत्र समाज और प्रेस की स्वतंत्रता तथा नाटो के साथी देश, ये भी कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर रहे हैं। बाह्य चुनौतियों में EU है, रूस है, चीन का सैन्य एवं आर्थिक शक्ति के रूप में उभार, भारत रूस चीन त्रिकोण, ब्रिक्स, नैम, वैश्विक आतंकवाद, SCO संघाई सहयोग संगठन, फिर विश्व सामाजिक मंच, जलवायु परिवर्तन, खाद्यान्न संकट, मानवाधिकार, लोकतंत्र एवं करोड़। जकारिया ने अपनी पुस्तक पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड 2008 में लिखा है कि आज विकासशील देश भी शक्ति के केंद्र बन रहे हैं, अर्थात विश्व बहुध्रुवी बन रहा है, मल्टीपोलर बन रहा है। वर्चस्व का अंत या निपटने के उपाय क्या है? तो अंदरूनी कमजोरियों से कैसे निपटा जाए और बाह्य कमजोरियों से कैसे निपटा जाए। अंदरूनी कमजोरियों के लिए आपको संस्थागत बनावट की ओर जाना पड़ेगा, शक्तियों का पताकरण तथा
नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था, जब व्यवस्थापिका या न्यायपालिका कार्यपालिका द्वारा की जा रही सैन्य शक्तियों कार्यवाहियों पर रोक लगा देती है। तो ये अंदरूनी कमजोरियों का उदाहरण। उन्मुक्त समाज व जनमत, उदाहरण के लिए वियतनाम, इराक व अफगानिस्तान, हस्तक्षेप का अमेरिकी जनमानस द्वारा विरोध किया गया। तो एक प्रकार से अमेरिकी जनमानस ने कहा, भाई अफगानिस्तान से वापस आओ, चाहे कुछ भी हो जाए आपको वापस आना, आपको वियतनाम से वापस आना। फिर हम देखते हैं कि एक प्रकार से 1992, 93, 95 के बाद अमेरिका में ये आया कि आप वैश्विक राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, अब आपको जो मत मिला है तो आप घरेलू मुद्दों पर ध्यान देंगे। तो फिर जो जॉर्ज बुश हैं उन्होंने एक दूसरी प्रकार की एक प्रकार से नीति अपनाई थी कि अब घरेलू मुद्दों पर हम ध्यान देंगे। तो ये एक प्रकार से आधुनिक कमजोरियां हैं। फिर नाटो एवं साथी देश विषय पर लगाम लगा सकते हैं, ये भी चुनौती है। फिर बाह्य जो प्रयास है तो इसमें सैन्य चुनौती असंभव है। बैंडवैगन थ्योरी, तो इसमें चुनौती की बजाय वर्चस्व का फायदा मिलता है। रेंडल स्केवेलर ने ऐसा कहा है। बैंडवैगन जो तो छुपा लेना, यानी कि जैसे ईयू, चाइना, रूस अपने को रूसी की नज़रों में आने से बचा रहे हैं, पर ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। आर्थिक क्षेत्र में चुनौती तो ईयू, जापान, चीन व आसियान का उभार। सांस्कृतिक क्षेत्र में चुनौती तो यह संभव है, यह चुनौती संभव है। क्यों? क्योंकि भारत भी अपनी संस्कृति सॉफ्ट पावर को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, चीन भी कर रहा है और अन्य देश भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर चुनौती संभव है, यहाँ पर एक प्रकार से समझौता नहीं हो सकता। विश्व अब एक ध्रुवी यूनिपोलर से मल्टीपोलर हो रहा है। फरीद जकारिया, पोस्ट अमेरिकन वार, इंडिया चाइना भविष्य की शक्ति होंगे, ऐसा ये मानते हैं। इंडिया चाइना भविष्य की शक्ति होंगे। अपनी पुस्तक पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड में 2008 में इनकी पुस्तक आती है, में ऐसा बोलते हैं। तो विश्व व्यवस्था में एशिया का उदय होगा। अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट होके यूरोप से शिफ्ट होके कहाँ आ रही है? एशिया में आ रही है। पॉल कैनेडी व नील फर्ग्यूसन पश्चात पतन की संकल्पना देते हैं। वैसे वर्चस्व के चक्कर में अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया जैसे चक्रों में पड़ेगा और कमजोर होगा, जिसका फायदा रूस और चीन आदि उठाए। तो बेसिकली जो यूएसए है, अपने आप को महान दिखाने के लिए, बहुत दादा बताने के लिए कि हम बहुत बड़े दादा हैं, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया जैसे चक्रों में पड़ गया और इसका फायदा अल्टीमेटली किसको हुआ? चीन को हुआ, रूस को हुआ। राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर, ये 1989 में पुस्तक आती है, पॉल कैनेडी, और इन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया था, जो कि सही भी हुआ है ना। कोहेन एवं नाई, ईयू, आसियान, जापान आदि देश हाई पॉलिटिक्स यानी हार्ड पावर डिप्लोमेसी की बजाय लो पॉलिटिक्स सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी अपनाकर यूएसए वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। बालस्टीन के अनुसार यूएसए साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य बन चुका है। यूएसए साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य बन गया है, अतः इन सैनिक हस्तक्षेपों की वजह से इसका पतन निश्चित है। फिर क्रिस्टोफर लेयन, ये इनकी पुस्तक सॉरी एक लेख है उनका, यूनिपोलर इल्यूजन कोलन वाई न्यू ग्रेट पावर विल राइज। लेयन ने अपने इस लेख में लिखा है कि कोई महाशक्ति जब चरम पर होती है तो यह भ्रम उसको रहता है कि वो हमेशा चरम पर ही रहेगी, पर ऐसा होता नहीं। 2000 साल तक की दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन आज महाशक्ति नहीं, वैसे ही अमेरिका का प्रभुत्व भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो जो व्यक्ति चरम पर रहता है उसे लगता है कि हमेशा मैं यहीं पर रहूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। शुरू में एक प्रकार से 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल महाशक्ति था, तो उसके बाद ब्रिटेन ने उसको प्रतिस्थापित किया, ब्रिटेन को यूएसए ने प्रतिस्थापित किया। हो सकता है आने वाले वर्षों में यूएसए को चाइना प्रतिस्थापित कर दे। तो ये बात 2001 के बाद अमेरिकी प्रभुत्व के समक्ष चुनौतियाँ, तो इस्लामिक कट्टरवाद का उदय हुआ है, चीन का उदय हुआ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण घटना है, रूस का एक बार फिर से उभार हो रहा है, ब्रिक्स देशों का उभार हो रहा है और नया वैश्विक दक्षिण न्यू ग्लोबल साउथ का भी उदय हुआ। तो रोनाल्ड रीगन के आर्थिक सलाहकार रहे फ्रांसिस फुकुयामा ने 1989 में बर्लिन की दीवार ढहने पर द एंड ऑफ हिस्ट्री लेख लिखा। लाइक हीगल की तरह जर्मन राष्ट्र व मार्क्स साम्यवाद, तो इसमें बेसिकली कहा गया कि एक प्रकार से साम्यवादी विचारधारा है अब ढह चुकी। बुक का क्या नाम था पूरा? द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, 1992 में पुस्तक आती है। वैसे कि उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं पूंजीवादी विचारधारा की विजय की घोषणा पर उसके बाद फुकुयामा की बुक आई ट्रस्ट
1995 में। उनकी एक बुक आती है ट्रस्ट 1995 में, और दूसरी आती है द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर 2011 में। द पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डीके 2014 में आती है। इस पुस्तक में निराश फुकुयामा ने यूएसए को लॉबिंग की वजह से बीटोक्रेसी कहा तथा सर्वसमावेशी विकास वाले फिनलैंड को रोल मॉडल माना। अमेरिकी प्रभुत्व के संदर्भ में नवयथार्थवाद ने तर्क दिया कि अमेरिकी शक्ति की सीमा इतनी अधिक थी कि शक्ति संतुलन का समान तर्क अब लागू नहीं होता तथा भविष्य में किसी भी ऐसे राज्य के उभरने की संभावना नहीं थी जो अमेरिका के प्रभुत्व एवं शक्ति को चुनौती देने की क्षमता रखता हो। बर्ड सोशल फोरम वैश्वीकरण विरोधी समूह तथा विरोधी आंदोलन है जो 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन WTO की मंत्री स्तरीय बैठक में प्रमुखता से उभरा। नव उदारवादियों के अनुसार अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती उभरते विकासशील देशों भारत, चीन, ब्राजील से नहीं, बल्कि इसके बजाय अमेरिका को चुनौती कट्टरवादी अस्वीकृत राज्यों वेनेजुएला और अन्य दक्षिणी अमेरिकी देशों जो कि राजनीतिक रूप से वामपंथी हो गए हैं तथा ईरान व उत्तर कोरिया से तथा जमीनी स्तर से उभरे वैश्वीकरण विरोधी आंदोलनों, ट्रांसनेशनल एंटी वेस्टर्न इस्लामिक ग्रुप और आतंकवादी संगठनों से मिलेगी। इकेनबरी अमेरिका वास्तव में एक ध्रुवीय विश्व का केंद्र था, लेकिन उसके स्वयं के मूल्यों एवं तार्किक स्वहित के कारण अमेरिका को उन संस्थाओं के साथ बंधकर रहना होगा जो उसने शीत युद्ध के दौरान गठित की थी, ताकि वह छोटे देशों को विश्वास में रख सके और अपने विरुद्ध सख्त के संतुलन को रोक सके। हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, प्रधानता या प्रधान स्थायित्व सिद्धांत, ये रॉबर्ट कोहेन का है। उनकी पुस्तक आफ्टर हेजेमनी में दिया गया था। और अन्य विद्वान हैं इसके चार्ल्स पी किंडलबर्गर और रॉबर्ट गिल्फिन। सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उस स्थिति में समानता अधिक स्थायी या स्थिर होती है जब कोई अकेली महाशक्ति अपना प्रभुत्व कायम रखने में सफल रहती है। तो जब अमेरिका अपनी जो 1991 के बाद अपनी जो प्रभुत्वकारी शक्ति है उसको स्टैब्लिश करने में सफल हुआ है, तो इस प्रकार से जो विश्व व्यवस्था है ज़्यादा स्थिर रहेगी। इस प्रकार महाशक्ति के प्रधान या शक्ति में कमी का परिणाम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अस्थिरता के रूप में सामने आता है। मॉर्गनथाउ एवं कार्ल डॉयस बहुध्रुवीय व्यवस्था को मानते थे। वाल्टाज एवं मीरसाइमर द्विध्रुवीय व्यवस्था को शांति के लिए आवश्यक तत्व मानते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के प्रभुत्व के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में व्याप्त स्थिरता पैक्स ब्रिटानिका थी। 20वीं शताब्दी में अमेरिकी प्रभुत्व के कारण व्याप्त स्थिरता पैक्स अमेरिकाना है, यानी अमेरिका द्वारा डिक्टेटेड पीस, अमेरिकन डिक्टेटेड पीस। प्रधानता स्थायित्व सिद्धांत के अनुसार प्रभुत्वशाली देश स्वयं के हित में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था को बनाए रखता है, परंतु इस पर स्थापित व्यवस्था स्थिरता का लाभ सभी देशों को प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यूएसए द्वारा यूएनओ, विश्व बैंक, WTO आदि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों को दूर करने का प्रयास और नियम आधारित जो विश्व है उसको स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया, जिसका लाभ सभी ले रहे हैं। WTO का लाभ सभी ले रहे हैं। इवन जो WTO है उसका लाभ तो भारत और चाइना जैसे देश अधिक ले रहे हैं। तो यही होता है। तर्कसंगत शक्ति, रैशनल पावर तात्पर्य एक कर्ता राज्य की क्षमता और अन्य कर्ता व कर्ताओं को उसके चयन के तरीके से प्रभावित करने की क्षमता। इस क्षमता में सम्मोहन, कंपल्सन व डिटरेंस दोनों आते हैं। संरचनात्मक शक्ति, स्ट्रक्चरल पावर, तो सुजैन स्ट्रेंज ऐसी शक्ति के रूप में परिभाषित करती हैं जो यह तय करने की शक्ति है कि चीजें कैसे की जाएंगी। राज्य के भीतर ढांचों को आकार देने की शक्ति जो एक दूसरे से संबंधित है, लोगों से संबंधित है या कॉरपोरेशन उद्यमों से संबंधित है। स्ट्रेंज संरचनात्मक शक्ति के 4 भाग मानती है। पहला ज्ञान संरचना, दूसरी है वित्तीय संरचना, तीसरी है सुरक्षा संरचना और चौथी है उत्पादन संरचना। फिर माइकल बर्नेट और रेमंड डुवेल 4 प्रकार की परंपरा व्यापी शक्तियों का उल्लेख, अनिवार्य यानी कंपल्सरी, संस्थावादी यानी इंस्टीट्यूशनल, संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और उत्पादक यानी प्रोडक्टिव। किंतु इनका मत है कि अमेरिका इन चारों शक्तियों का विकल्प। चर्चित पुस्तक है पावर इन ग्लोबल गवर्नेंस, 2010 में आती है इनकी। कठोर शक्ति यानी हार्ड पावर क्या है? सैन्य और आर्थिक शक्ति का मिला जुला रूप था का पतन देखने को मिलता है। कठोर शक्ति हार्ड पावर कमांड शक्ति है जो दूसरों को प्रेरित करने व धमकी के इस्तेमाल से बदलने की क्षमता है, अर्थात यह गाजर व लाठी पर आधारित शक्ति है। यानी आप लोगों को लालच दीजिए कि हम आपका आर्थिक विकास कर देंगे, चलिए हमारे साथ आइए, नहीं माने तो डंडे का प्रयोग करिए। बात ये कठोर शक्ति। इसमें इसके जो परिणाम है आप
तुरंत दिखाई देता है। सॉफ्ट पावर का जो परिणाम है दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन जो हार्ड पावर है ये वास्तव में पावर है, इसका प्रयोग तुरंत दिखाई देता है। सॉफ्ट पावर यह कोऑपरेटिव शक्ति है, सविकल्पिक पावर है। यह जोर जबरदस्ती की बजाय दूसरों की पसंद को आकार देने की क्षमता पर टिकी हुई है। यह देश की प्रचलित शक्ति को सहवैकल्पिक वर्चस्व या आधिपत्य को ऑप्टिव हेजेमनी में बदलने का प्रयास है। इसमें मुखर वर्चस्व की तुलना में सहयोगी के साथ साझा विश्वास के माध्यम से नेतृत्व का अधिक प्रयोग किया जाता है। हार्ड पावर तो इसके जो तत्व हैं, बल है, प्रतिबंध है, भुगतान है, रिश्वत है जैसे संसाधनों पर आधारित है। सॉफ्ट पावर संस्कृति, राजनीतिक विचारों और विदेश नीतियों के माध्यम से संचालित होती है।